हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि 10th यूनिट है फिजियोलॉजी एंड एनाटमी सब्जेक्ट का। कंटिन्यू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या नहीं आती हैं। तो एक डायग्राम देखते हैं फर्स्ट, जो कि डायग्राम आ जाता है कभी कभी, इससे बहुत सारी चीज़ें हमको समझने में आसानी होती है। तो डायग्राम की बात करते हैं तो ये होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, जो हमारे फ्रंट साइड से जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके जस्ट नीचे साइड में, ठीक है। देन यूरेथ्रा है, डक्टस डिफरेंस हो गया, पेनिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गई, टेस्टिस हो गए, स्क्रोटम हो गया, देन एनस हो गया है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया है, ठीक है, और ये यूरेटर है। देन कुछ सेमिनल ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जो कि मोस्टली जब एज बढ़ती है तो यूरिन का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो पाता है, जिसका कारण यही होता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है। देन एजुकुलेटरी डक्ट हो गई है, देन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। देन हम अगर डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो इसमें भी आना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में। फॉलिपिन ट्यूब होती है, देन फिम्ब्रे होती है, ये आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अगर होगा आपके सिलेबस में तो पढ़ेंगे। देन ब्लैडर हो गया है, देन प्यूबिक बोन हो गई है, जो हमारे यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है मेल में, देन इसमें प्यूबिक बोन है। देन कुछ स्किन ग्लैंड्स हो गई हैं, जी स्पॉट हो गया है, क्लिटोरिस हो गई, वेसिकल्स हो गई, यूरेथ्रा हो गया है, लेबिया माइनोरा, ये मसल्स के नाम है, लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा। देन ओवरी हो गई, ठीक है, ये। देन सिग्मॉइड कॉलोन, जो आपका एक इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। देन यूट्रस हो गया है, देन फॉर्निक्स हो गया, देन सर्विक्स हो गई, रेक्टम, वेजाइना, एनस एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये चीज़ें होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब इसमें कुछ टर्म्स आएंगी जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि ब्रेस्ट क्या होता है, एवरीवन नोज, है ना। मेल में चेस्ट होता है, फीमेल में ब्रेस्ट बोलते हैं उस पार्ट को। देन क्लिटोरिस हो गई, जो कि एक वेजाइना का एक पार्ट होता है। देन एपिडिडाइमस, देन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, जेनिटलिया क्या होता है, मतलब जननांग जिनको बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देन ओव्यूलेशन, ओवोम, ठीक है, पार्चुरेशंस, पेनिस, प्यूबर्टी, स्क्रोटम, सीमेन, स्पर्मेटोजोआ, देन यूट्राइन ट्यूब हो गई, देन यूट्रस, वेजाइना एंड वल्वा। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, तो जो भी एक इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर प्रोजेनी ग्रोथ, ओके, इन लिविंग बीइंग, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव। मतलब कि ऐसा सजीव प्राणी जो अपनी वंश वृद्धि को बनाए रखने के लिए अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, ठीक है, जो कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इस एक तरीके से प्रजनन जो करते हैं उसमें भी एक तरीके से माता पिता दोनों के कुछ अनुवांशिक गुण, या क्या बोलते हैं उनको, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टर होते हैं ना जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में विशेष प्रजनन कोशिकाएं, जैसे कि आपका मेल में स्पर्म हो गया और फीमेल में ओवम हो गया, ठीक है। और स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु और ओवम को बोलते हैं डिम्ब, ये डिम्ब, ठीक है, ये फीमेल में होता है। अब जब स्पर्म एंड ओवम, मतलब शुक्राणु अंडाणु एक तरीके से जब मिलते हैं ये तो एक तरीके के सेल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग युग्मनज या फिर जायगोट बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये क्या करती है, फीमेल या स्त्री के गर्भाशय पे, ठीक है, वहाँ पर जाके विकसित होकर एक नए जीवन का निर्माण करता है, ठीक है। अब जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, तो जो पुरुष के जो प्रजनन अंगों का कार्य शुक्राणु को उत्पन्न करना होता है और उन्हें स्त्री की एक जो वेजाइना होता है, जो रिप्रोडक्टिव एक ऑर्गन होता है, उसमें संसाधित करना होता है, जिससे जब फीमेल क्या करेगी, डिम्ब जिसको बोलते ओवम का फॉर्मेशन करेगी। जब स्पर्म और ओवम ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तब एक जाकर एक जाइगोट बनता है या फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद तब जाके एक फीटस या भ्रूण का या
पोषण का मतलब भ्रूण का एक विकास होता है, जो कि एक मानव शरीर की एक छोटी सी एक क्या बोलते हैं, छोटी सी एक कोशिकाएं जब बनती है तो एक छोटा सा एक आकार है जो मानव शरीर का एक तरीके से वहाँ से शुरू होता है। अब जो प्रजनन अंग है या फिर प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन सिस्टम है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल। हम बात करते हैं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो उसके फंक्शंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आ भी जाता है एग्ज़ाम में। तो इसमें है कि ओवम का फॉर्मेशन करना, फर्स्ट ओवम का निर्माण करना, ठीक है, देन स्पर्मेटोजोआ का रिसेप्शन करना, स्पर्म का रिसेप्ट करना जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही होगा, देन एक फर्टिलाइजेशन के लिए एक जो उसके अनुकूल एक वातावरण होना चाहिए, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन करना, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन। देन शिशु जन्म या फिर इसको बोलते हैं पार्चुरेशन में सहायक होता है। उसके बाद लैक्टेशन जो कि फीडिंग करवाते हैं बच्चों को, तो वो लैक्टेशन में भी हेल्प करता है। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन। देन बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट है कि स्पर्म का फॉर्मेशन या शुक्राणुओं का निर्माण करना, तथा एक जो फीमेल युग्मक है या फीमेल जो स्पर्म है उसको मेल जो स्पर्म है उसको फीमेल के ओवम तक जाना पहुंचाना, ये काम होता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ अंग हैं जिनके नाम बहुत ज़रूरी है आना। ठीक है, अब इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको बोलते हैं बाहरी जननांग, और एक इंटरनल जेनेटेलिया जिसको अंदरूनी आंतरिक जननांग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो बाहरी पार्ट हमारा क्या क्या हो जाता है, जैसे कि मॉन्स प्यूबिक जो कि जांघें जिनको बोलते हैं ना, तो वो मॉन्स प्यूबिक हो गया, जघन सेल हो गया। ठीक है, देन लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, ये मसल्स हैं आपकी जो हमारी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है वेजाइना, उसके एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, एक्सटर्नल पार्ट में ये मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, देन क्लिटोरिस हो गया है जो कि एक कभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। देन हाइमन हो गया, देन वेस्टिबल हो गया, ये हमारे एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जो इंटरनल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें जैसे वेजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, यूट्राइन ट्यूब हो गई, देन ओवरीज हो गई, ये पार्ट होते हैं, ये अंदर पाए जाते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या है अभी जो हमने पढ़ा है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, जो जांघें हो गई इनके बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, क्लिटोरिस भी एक ओपनिंग होती है जब यूरेथ्रा की, जिसके जस्ट ऊपर पाया जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा के ओपनिंग के जस्ट नीचे पाया जाता है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद जो साइड से ये होती हैं, साइड से जो मसल्स होती हैं इनको बोलते हैं लेविया मेनोरा और लेविया माइनोरा, मेजोरा और माइनोरा, मतलब बड़ी मसल्स और छोटी मसल दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, देन एनस हो गया है जहाँ से हमारा पूरा खाना डाइजेस्ट होके हम आउट करते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, अब इस एक टर्म है कि बाहरी जननांगों को जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है इनको कंबाइंड रूप में बोल देते हैं वुल्वा या भग। ठीक है, अब बात करते हैं कि मॉन्स प्यूबिस होता क्या है। ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस जो जघन शैल होते हैं इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, तो ये इस एक तरीके से आगे की तरफ सिचुएटेड होता है। ठीक है, और ये सब क्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का बना होता है, तथा युवा अवस्था में जब इसकी जो एक किशोरी अवस्था आती है, मतलब हम 12-15 साल पार करते हैं ना, उसके बाद इसमें कुछ हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम प्यूबिस हेयर या प्यूबिक हेयर बोलते हैं, जो कि ये जीवन पर्याप्त मतलब मरण तक रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि लेविया मेजोरा क्या होती है। ये भी एक वुल्वा की बाहरी सतह है। हमने पता ना कि एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया को बोला है वुल्वा, तो इसकी बाहरी सतह होती है, इसमें दो फोल्ड पाए जाते हैं बड़े। ठीक है, और यही फोल्ड क्या करते हैं, मोस्टली ये फाइब्रस टिश्यू तथा फैट और सेबेसियस ग्लैंड से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सीक्रेशंस भी आउट होता है और जो इसके टिश्यू होते हैं वो फाइब्रस होते हैं। ठीक है, और दो तरीके के इसमें बड़े फोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अब लेविया माइनोरा की बात करते हैं तो ये भी वही है सेम। ठीक है,
इसके भीतर दोनों ओर त्वचा तथा श्लेष्मिक झिल्ली की बनी दो छोटी कोमल गुलाबी रंग की परत पाई जाती हैं, ठीक है। और इनमें भी सेबेसस ग्लैंड तथा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। ये आता है डिटेल में, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हालांकि बहुत इजी है समझना, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स हैं और इनको आसान है याद करना। ओके, देन क्लिटोरिस हो गया है, जो कि यह एक लघु भगोष्ठ के मध्य एक स्थान है। मतलब इसको अगर बोल सकते हैं कि जो हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, जहाँ से यूरिन पास होता है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है। और यह एक बहुत ही संवेदनशील अंग है, जिसमें पुरुष के शिश्न के समान उत्तेजनशील ऊतक पाए जाते हैं। जो टिश्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जो ऑर्गन होता है, ठीक है, पेनिस बोलते हैं, उसके ऊपर जो मसल्स की टिश्यू पाई जाती हैं, सेम टिश्यू यहाँ पे भी पाए जाते हैं, जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और यह इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, ठीक है। यह एक इरेक्टाइल टिश्यू मतलब कि बहुत टिश्यू जो होते हैं वो हार्ड होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसका बना होता है, जो कि ये कामोत्तेजना को बढ़ाते हैं। जो कि एक तरीके से जब कोई मतलब एक तरीके से जब रिप्रोडक्शन होता है उस वक्त ये जैसे कि स्पर्म को आउट करने के लिए या ओवम को रिलीज करने के लिए एक तरीके से उसको बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। अब हो गया हाइमन, इसको बोलते हैं योनिच्छद, जो एक तरीके से यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे होता है, मतलब जहाँ से ओवरी का एक ओवरी को अंदर जाने के लिए एक रास्ता होता है, इसको बोलते हैं योनिच्छेद, ठीक है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन की एक पतली झिल्ली होती है, जो कि योनि द्वार को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ढकने वाली परत होती है, तथा यह मासिक स्राव के निर्गम में सहायक होती है। जो भी मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है एवरी मंथ, उसका जो सीक्रेशन होता है उसको आउट करने में ये हेल्प करती है। ओके, देन हो गया है वेस्टिबल क्या होते हैं? यह भी एक त्रिकोणाकार स्थान होता है, जो कि अग्रभाग पर क्लिटोरिस तथा पार्श्व में लेबिया माइनोरम स्थित होते हैं। इसमें 4 छिद्र खुलते हैं, ठीक है। तो इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, वेजाइनल ओपनिंग हो गई तथा बार्थोरिन ग्लैंड ओपनिंग दोनों तरफ हो गई, ठीक है। जो डायग्राम देखा था हमने उसमें ये चारों चीज़ें हैं, ठीक। अब इनकी ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। तो जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है, जिसमें कि हमारा प्योर ब्लड जा रहा है सर्कुलेट, ठीक है, वो बाह्य एवं आंतरिक में मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में, ठीक है, पंडेडल आर्टरीज द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और जो वेनस ड्रेनेज होता है, जो वेंस होते हैं जो गंदा खून को खाली करती हैं, ले जाती हैं, तो यह एक जाल प्लेक्सस के द्वारा रक्त को इंटरनल श्रोणि फलक शिरा या इसको बोलते हैं इलियक वेन में पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इसकी जो नर्व सप्लाई है तो वही है, इसमें नर्व सप्लाई पंडेंडल नर्व्स के द्वारा ही सप्लाई होती है नर्व्स की, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं, एक डायग्राम भी आता है जिसमें कि फॉलोपियन ट्यूब कहाँ है, ओवरीज कहाँ है, ठीक है। ये हमारा यूरेटस हो गया है, देन ये लिगामेंट्स हो गए जो कि होल्ड करके रखते हैं, देन सर्विक्स हो गई, देन वेजाइना हो गया। ये इंटरनल जेनिटल है, मतलब जो अंदर से अगर हम क्रॉस सेक्शन करेंगे एक ओवरी का, जब हम किसी भी एग्जामिन करते हैं डेड बॉडी को, या उसमें एक कैडेवर पाया जाता है जो कि मोस्टली क्रॉस सेक्शन दिखाया जाता है, जो कि MBBS या जो मेडिकल फील्ड में बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो उसमें समझना आसान होता है कि जब इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं, काटते हैं, तो उसके बीच में कैसी कैसे मसल्स होती हैं। तो ये एग्जांपल होता है हमारा इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनेटलिया बोलेंगे, ओके। देन अब है इसी में हमने इसको पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कैसे कैसे डायग्राम होता है, ठीक है। और इसको मतलब एसोसिएटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द प्यूबिस, ओके। अब जो कि एक तरीके से इंटरनल जेनेटलिया है, इसमें भी इसकी जो ये जो होता है ना इंटरनल जेनेटलिया, ये मोस्टली पेल्विक कैविटी में होते हैं, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट हमारा हो गया है वेजाइना, जिसको बोलते हैं योनि बाह्य व आंतरिक जननांगों को जोड़ती है, ठीक है। जो वेजाइना होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट्स को, दोनों अंगों को जोड़ती है। और यह क्या करता है, यूरिनरी और एनस के मध्य स्थित होती है, ठीक है। मतलब यूरिन का सिक्रेशन ऊपर से होता है, एनस का नीचे से होता है, तो बीच में ओपनिंग होती है इसकी, ठहरा। और योनि वह स्थान है जहाँ संभोग के दौरान एक शिश्न के निकला जो स्पर्म होता है, वीर्य होता है, वो
उसमें जमा होता है, कलेक्ट होता है, तथा प्रसव के दौरान गर्भावस्था में जब बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है तो यही रास्ता होता है जहाँ से बच्चा बाहर निकलता है। ये एक तरीके से फंक्शंस ऑफ द योनि हो गए, या फिर इसका एक तरीके से हम एलोबरेट करेंगे जब लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो ये डिटेल में हमको बताना पड़ेगा। देन इसकी संरचना क्या होती है? मोस्टली यह 3 परत से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है वो एरियोलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और जो मिडिल लेयर होती है स्मूथ मसल से, चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है, और जो इंटरनल होती है यह एक तरीके से स्ट्रेटिफाइड इसको एपिथेलियल टिश्यू की परत से बनी होती है। अब हम जो वेजाइना होता है, वेजाइना में कुछ सीक्रेशन ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि योनि में जो श्रवण ग्रंथियाँ अनुपस्थित रहती हैं, लेकिन इसमें भी सर्वाइकल या सर्विक्स जो होता है, सर्विकल सीक्रेशन होता है ना, इसकी सतह को चिकनाई प्रदान करती है, ठीक है। तो और एक तरीके जब प्यूबर्टी आती है या फिर मेनोपॉज होता है तो इसके मध्य में जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन करते हैं, और इसकी जो अम्लता होती है एसिडिटी के कारण योनि में प्रवेशित सूक्ष्म जीव या माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, माइक्रोब्स, इनकी वृद्धि अवरुद्ध रहती है तथा इस प्रकार से यह बाह्य संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मतलब ये है कि जो एक तरीके से वेजाइना हो गया, वेजाइना में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बाहर का फॉरेन मटेरियल या फिर कुछ ऐसा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल होते हैं, तो ये एसिड इनको अंदर नहीं जाने देता है या फिर इनको निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से उसको संक्रमण से सुरक्षा हो रहती है हमारे वेजाइना को, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन हम आई थिंक पढ़ चुके हैं कि आफ्टर जब इंटरकोर्स होता है या फिर एक संभोग होता है उसके दौरान जब स्पर्म आउट होता है पेनिस में से, ठीक है, तो उसको कलेक्ट करने का काम करती है वेजाइना। देन और जब माँ मतलब एक तरीके से बच्चे का जन्म होता है तो वही रास्ता होता है जिसमें से बच्चों को निकलने का एक रास्ता प्रदान होता है नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है। अब बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस को भी एक डायग्राम आना चाहिए, ठीक है, और यूट्रस भी ठीक है। अब ये वेजाइना हो गया है, देन ये यूट्रस हो गया है, देन कैविटी ऑफ द बॉडी, देन यूट्राइन वॉल हो गई है, ठीक है, ये इंटरनल ओरिफिस बोलते हैं, ठीक है, और ये कैविटी ऑफ सर्विक्स हो गई। ये डायग्राम आते हैं तो इसको बना सकते हैं, इजी है, ठीक है। अब अगर इसका हम एक तरह के स्ट्रक्चर्स देखें किस तरीके से होता है, तो यह नाशपाती के आकार का खोखला अंग होता है, ठीक है, जो कि पेल्विक कैविटी में एक तरीके से यूरिन एवं जो हमारा एनस होता है, मलाशय होता है, तो इसके मध्य में स्थित होता है, ठीक है। और यह 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा इसकी चौड़ाई होती है, और 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, और इसका जो वज़न होता है अराउंड 60 ग्राम होता है, ठीक है। और गर्भाशय भी 3 पार्ट में बटा होता है, जिसकी फर्स्ट हो गया फंडस, देन हो गया बॉडी, देन थर्ड हो गया सर्विक्स। फंडस की बात करते हैं। फंडस जो हो गया है गुंबद की तरह होता है, डोम की आकृति का होता है, जो कि गर्भाशय नलिका में खुलती है। डायग्राम में अगर देखेंगे ना, देखिए, है ना, दिस वन इज़ फंडस, ठीक। अब बॉडी की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा ना ये कैविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये बॉडी में आ गया। तो बॉडी यह गर्भाशय का मुख्य भाग होता है जो आगे एक संकुचित नलिका के द्वारा सर्विक्स में जाकर खुलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर्विक्स, जो है कि है यह गर्भाशय का निचला भाग होता है, जो कि इसमें आंतरिक सतह पर, इंटरनल सतह पर 2 उभार पाए जाते हैं, जिन्हें इंटरनल ओएस तथा एक्सटर्नल ओएस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी संरचना कैसे होती है? स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। तो जो यूट्रस होता है 3 लेयर से मिलकर बना होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये मसल्स के नाम हैं, ठीक है। अब जो पेरीमेट्रियम होती है, तो यह सिरस की बनी हुई गर्भाशय की बाहरी परत होती है, जो कि साधारणतया स्क्वेमस एपिथेलियल तथा बगल से एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती हैं, ठीक है। अब सेकेंड जो लेयर है वो मायोमेट्रियम है, ठीक है। यह सबसे मोटी परत होती है, जो कि एक स्मूथ मसल्स तथा और रेशेदार जो कुछ फाइबर्स होते हैं ना, उनसे मिलकर बनी होती है, और इसके अंदर संयोजक
संयोजी टिश्यूज कुछ ब्लड वेसल्स तथा नर्व्स पाई जाती हैं। ठीक है। अब थर्ड होता है जो एंडोमेट्रियम, जो इंटरनल मसल्स होती है। तो यह गर्भाशय की आंतरिक परत होती है जो कि एक श्लेष्मा झिल्ली द्वारा स्तरित होती है और यह घनाकार उपकला टिश्यूज तथा अनेकों स्रावी नलिकाकार ग्रंथियों द्वारा मिलकर बनी होती है और यह 2 भागों में विभाजित होती है। ठीक है। क्रियात्मक स्तर और आधारीय स्तर। ठीक है। मतलब इसमें भी 2 तरीके से एंडोमेट्रियम के जो इंटरनल मसल्स लेयर होती है ना, उसके 2 तरीके के काम होते हैं। एक तरीके से फंक्शनल हो गया, दूसरा हो गया एक बेस बना के रखती है। ठीक है। अभी यूट्रस का एक डायग्राम हमने पढ़ा भी है। देन यूट्रस कैविटी है, यूट्राइन ट्यूब हो गई है और ये लेयर होती हैं। ठीक है। पहली लेयर हो गई है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम या पेरीमेट्रियम। ठीक है। सेकेंड लेयर हो गई है मायोमेट्रियम। ठीक है। थर्ड लेयर होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब क्रियात्मक स्तर की बात करते हैं। जो लास्ट था हमारा एंडोमेट्रियम, उसमें क्रियात्मक स्तर क्या होता है। तो क्रियात्मक स्तर में यह ऊपरी परत होती है। ठीक है। इंटरनल लेयर की भी ऊपरी परत होती है जो कि क्या करती है, जब एक तरीके से मेंस्ट्रुएशन होता है उसके दौरान ये मोटी तथा सघन एक तरीके से रक्त संचरण करती है तथा मासिक चक्र में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसी परत अनवरत टूटना एवं बनने का चक्र चलता रहता है। इस लेयर को ब्रेक मतलब बनती है फिर टूटती है, ये चक्र चलता रहता है। तो ये हो गया एक तरीके से फंक्शनल या क्रियात्मक स्तर। ठीक है। ये किसकी है, एंड्रोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस वॉल। ठीक है। यूट्रस वॉल की जो अंदरूनी वाली मसल्स है ये, ठीक है, ये जब एक तरीके से मेंस्ट्रुएशन होता है, एक मासिक धर्म चक्र चलता है, मासिक चक्र चलता है, तो उस दौरान ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगी। उसके बाद यही इसी का ब्रेक डाउन होता है, वही जाके ब्रेक डाउन एक तरीके से निकलता है, सर्विक्स वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है। और इसी का बनने का और टूटने का चक्र चलता रहता है उसमें। अब जो होती है आधारीय परत, ये बेस लेयर। ठीक है। इसमें क्या है, यह मायोमेट्रियम के साथ चिपकी होती है, क्योंकि मायोमेट्रियम हो गई बीच की लेयर और फर्स्ट हो गई हमारी मायोमेट्रियम, वो पेरीमेट्रियम, दूसरी है मायोमेट्रियम, थर्ड है एंडोमेट्रियम। तो जो बीच वाली है मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम में एंडोमेट्रियम की जो बेस वाली आधारीय स्तर जो है ना, बेस मेम्ब्रेन उसके साथ चिपकी होती है तथा मासिक चक्र के दौरान यह यथावत बनी रहती है। ठीक है। अब इसमें ब्लड सप्लाई भी होती है। तो इसमें ब्लड सप्लाई जो होती है, तो इसको रक्त क्या करता है, ब्लड गर्भाशय धर्मियों द्वारा जो कि इनको ब्लड की सप्लाई मिलती है। ठीक है। श्रोणी मतलब जो कैविटी होती है ना मेखला में, गर्भाशय को निम्न संरचनाओं द्वारा सहारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। जो हमारी रिप्रोडक्टिव या पेल्विक कैविटी हो गई या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इसको कई तरीके से एक तरीके से संरचना या एक सहारा प्रदान किया जाता है संरचनाओं को। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कुछ सहारा किससे मिल जाएगा, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाएगा लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, जो कि क्या करते हैं, यूट्रस को या गर्भाशय को बांध कर रखते हैं। ठीक है। जिसमें कि ब्रॉड लिगामेंट, अभी हमने डायग्राम देखा था जो चौड़ा चौड़ा था साइड से इस तरीके से, और ये यूट्रस का था। ठीक है। ये यहाँ पे अगर ओवरीज हो गई हैं तो ये लिगामेंट ऐसे होते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये लिगामेंट होते हैं जो कि इनको बांध के रखते हैं। ठीक है। तो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, राउंड लिगामेंट होते हैं और यूटेरोसैक्रल लिगामेंट होते हैं। ठीक है। अब पेल्विक फ्लोर में भी लिवेटर एलाई मसल्स, ठीक है, और कॉकीगस 2 तरीके की पाई जाती हैं। ठीक है। अब सराउंडिंग्स ऑर्गन जो होते हैं बहुत सारे, ठीक है, अब इनके देखते हैं कि इसके यूट्रस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं, ठीक है, तो ये यूट्रस का काम होता है उसी फर्टिलाइजेशन के दौरान, जो कि इसका फंक्शन होता है कि ओवम और स्पर्म को मिलकर एक फर्टिलाइजेशन का काम करता है। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द यूट्रस। ओके। देन निषेचन, फर्टिलाइजेशन के उपरांत गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो परत होती है, ठीक है, आरोपण इम्प्लांटेशन के लिए जगह प्रदान करती है, क्योंकि जो इंटरनल एंडोमेट्रियम मसल्स होती है वहीं पर जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो दोनों मिलाकर उसी लेयर पर एक तरीके से अपना इम्प्लांट करते हैं
मतलब एक सेल्स को बनेंगे, उससे धीरे धीरे वो ग्रोथ होती है, वहीं पे गर्भाशय में ही होती रहती है, ठीक है। और गर्भावस्था के दौरान जब गर्भस्थ शिशु या फीटस के निरंतर विकास के लिए पोषण भी प्रदान करता है, ये भी काम होता है यूट्रस का, ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रत्येक चक्र में गर्भाशय की जो आंतरिक लेयर होती है वो लगातार नष्ट होकर चक्र की पुनरावृत्ति में सहायक होती है, ये भी फंक्शन है यूट्रस का। तो ये चारों फंक्शन याद रखना है, ठीक है। अब यूटेराइन ट्यूब जो कि गर्भाशय नलिका, ठीक है, इसे डिंब वाहिनियाँ या फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और यह क्या करते हैं, गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों तरफ निकली होती हैं, जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जैसे कि ये यूट्रस हो गया है, ठीक है। अब ये हो गई हमारी एक तरीके से फॉलोपियन ट्यूब, और ये ओवरीज हो गई हैं, ठीक है। तो इनकी 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है तथा मोटाई आधा सेंटीमीटर तक होती है, और ये शंक्वाकार होती हैं, ठीक है। और 3 भागों में विभाजित होती हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबलम, ठीक है। अब इस्थमस की बात करते हैं तो यह गर्भाशय के फंडस भाग से जुड़ी संरचना है। जो हमारा यूट्रस था, यूट्रस का फंडस भाग ये था ना ऊपर वाला, तो ये यहाँ से जुड़ी संरचना है। एम्पुला हो गया, यह इस्थमस व इनफंडिबुलम के मध्य फूली हुई संरचना है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए एक उचित स्थान होता है, ठीक है। ये पार्ट होता है साइड से। देन इनफंडिबुलम, यह कीप के समान चौड़ा भाग होता है, जिसके अंतिम छोर पर उंगलियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि फेम्ब्रिया कहलाती हैं। यह अंडकरण के दौरान निकले हुए अंडे को ग्रहण कर एम्पुला तक संवाहित करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरी, ठीक है। ओवरी तो ये गर्भाशय में ही, ठीक है, दोनों तरफ स्थित होते हैं, अभी जो बता रहा था मैं। और यह बादाम के आकार की ग्रंथि होती है, ग्लैंड एक तरीके की, और 2.5 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी व 1 सेंटीमीटर मोटी होती है, जो कि अंडाशय गुलाबी रंग का होता है। और इसे प्राथमिक मादा जननांग भी कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक मादा जननांग, ठीक है, प्राइमरी। अब इसको अगर डिटेल में देखेंगे, ठीक है, ओवरी हो गई, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल्स, एग हो गए, ओवुलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटम, ये आगे जाके पढ़ेंगे जब डिटेल में आप होंगे ना, बीएससी नर्सिंग वगैरह वालों को, बच्चों को ये सब डिटेल में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, या फिर उससे जो थोड़ा सा हायर एजुकेशन लेते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि संरचना अंडाशय चारों तरफ से, मतलब इसकी जो संरचना है ओवरीज की, तो ये चारों तरफ से क्यूबॉइडल एपिथेलियम की एकल लेयर के द्वारा, सिंगल लेयर के द्वारा कवर्ड रहता है, ठीक है। और यह जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहलाती है, जो कि 2 पार्ट में विभाजित होती है। फर्स्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, व इंटरनल को बोलते हैं मेडुला, ठीक है। आंतरिक जो इंटरनल में होती है, मेडुला में जो ब्लड वेसल्स होती हैं तथा कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कॉर्टेक्स का या कॉर्टेक्स को एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। प्रोटेक्स हो गई है, कॉर्टेक्स हो गई है बाहरी लेयर, इंटरनल वाली हो गई मेडुला, और मेडुला में होती हैं वेन्स और नर्व्स, जो क्या करती हैं आउटर लेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ द ओवरीज, तो ये क्या करता है, अंडे का निर्माण करता है ओवरी, ठीक है। और यही एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक रिप्रोडक्शन के लिए या एक बच्चे को गर्भ धारण के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी माँ कोई भी एक फीमेल माँ नहीं बन सकती है या बच्चे को धारण नहीं कर सकती है, ठीक है। अब प्यूबर्टी इन फीमेल, यौनावस्था, जिस आयु में स्त्री के आंतरिक प्रजनन संबंधित परिवर्तन होते हैं उसे यौनावस्था या प्यूबर्टी का आरंभ कहते हैं, जिसे, ठीक है, मेनार्क भी कहते हैं, ठीक है। और यौनावस्था में आंतरिक जननांग परिपक्व हो जाते हैं और मासिक धर्म आरंभ हो जाता है तथा स्त्री गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती है। यौवन के आरंभ होने की अवस्था 10 से 14 साल है, ठीक है। और इसी दौरान शरीर में कई तरीके की मानसिक व शारीरिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। प्यूबर्टी एक ऐसा एज है, ऐसा एक स्टेज आती है जब किसी भी फीमेल बच्चा हो या फीमेल होते हैं, जब भी कोई फीमेल बच्ची है मान लो, ठीक है, वो फीमेल बच्ची
10 से 14 साल के बीच में जो उसकी स्टेज होती है, उस समय ये प्यूबर्टी एज होती है और उसी समय बहुत सारे शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और उसी समय एक तरीके से वो बच्ची माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है गर्भाशय में चेंजेस होगा, गर्भाशय नलिका जिसको फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, तथा अंडाशय परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं, ओवरीज होती हैं वो एक तरीके से मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं। सेकंड है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, उसमें भी उसका होना शुरू हो जाता है, तथा जो ओवम निकलता है, ओवम का फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाता है। थर्ड है जो ब्रेस्ट होते हैं, स्तनों का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, गुप्तांगों व बगल में बालों का उगना प्रारंभ हो जाता है, जो कि वो मेल में भी होता है और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। फिफ्थ है शरीर की लंबाई व श्रोणि मेखला की चौड़ाई में वृद्धि, पेल्विक जो कैविटी होती है उसमें थोड़ा सा चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कूल्हे एवं जो स्तनों पर वसा का बढ़ना, फैट जो होगा वो हिप में और ब्रेस्ट में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये प्यूबर्टी इन द फीमेल की स्टेज में होता है, जो कि 10 से 14 साल की उम्र में होता है, ठीक है। देन है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है कि जब मासिक धर्म होता है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होती है, उस वक्त जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज तथा यूट्रस में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और यह परिवर्तन 26 से 30 दिनों के बाद होता है, ठीक है। ब्लड में हार्मोन के स्तर के बदलाव के कारण मासिक धर्म होता है और यह 3 से 5 दिन तक जारी रहता है, ठीक है। और प्रत्येक स्त्री में प्रजनन काल में 28 दिन के अंतराल पर गर्भाशय में श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्तस्राव, जो कि योनि के वजाइना के द्वारा शरीर से बाहर आता है। जो बताया था ना कि एंडोमेट्रियम मसल्स होती है यूट्रस की, तो एंडोमेट्रियम मसल्स में भी 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम मसल्स में जो आउटर वाई लेयर होती, इंटर वाई लेयर होती है, इंटरनल लेयर, उसमें बार बार वो एक तरीके से टाइट होती है, बनती है, फिर वापस मतलब ख़त्म होती है धीरे धीरे, तो वही सीक्रेशन आउट होता है, जिसकी वजह से मासिक धर्म चलता रहता है, ठीक है। अब यह यौनावस्था तथा यौनारंभ 12 से 14 साल की अवस्था से प्रारंभ होकर 45 से 55 साल तक हर महीने होता रहता है, ठीक है। और एक तरीके से मासिक चक्र या फिर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसकी अवधि 28 दिन की होती है, 28 डेज में दोबारा से वो शुरू होता है, ठीक है। तो लड़कियों में प्रथम समय ऋतुस्राव होने की अवस्था को, ठीक है, मेनार्च बोलते हैं या रजोदर्शन बोलते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम होता है जब बच्चा 12 से 14 या 16 साल तक के बीच में होती है। तो उस वक्त फर्स्ट टाइम जब होता तो उस फर्स्ट टाइम के उसको बोलते हैं हम लोग रजोदर्शन या मेनार्क, ठीक है। तथा जनन काल के बाद इसके स्वतः बंद होने को रजो निवृत्ति बोलते हैं या मेनोपॉज कहा जाता है, ठीक है। तो मीनार्क और मेनोपॉज ये दोनों टर्म हैं, ये आती हैं, इनको डिटेल में याद रखना है। मीनार्क हो गई जो फर्स्ट, ठीक है, पहली स्टार्ट हो गई फर्स्ट टाइम जब हुआ, और ये मेनोपॉज जब लास्ट बंद हो जाता, फिनिश हो जाता, उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। अब इनकी भी जो मासिक चक्र है या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये 3 फेज़ में कंप्लीट होता है। पहला है ऋतुस्रावी या अंतरस्राव, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, यह अवस्था में जो एक तरीके से ऋतुस्राव होने के प्रथम दिन से 5वें दिन तक चलता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है इसके स्तर में कमी होने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सक्रिय हो जाता है, जिससे जो हमारा यूट्रस होता है फीमेल का, वो संकुचित होकर, कॉन्ट्रैक्ट होकर उसमें संचित रक्त बाहर निकलता रहता है, ठीक है। जब ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, एक तरीके से आपने देखा क्या होगा, सुना भी होगा, जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं और जब डिलीवरी वगैरह का समय होता है तो मोस्टली ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ये क्या करता है कि मसल्स में इंटरनल से प्रेशर, अंदर कॉन्ट्रैक्शन बनाता है, ठीक है, सिकोड़ेगा किसी चीज़ को, ठीक है, सिकोड़ेगा बार बार, उससे क्या होगा, दर्द बढ़ता है, दर्द बढ़ेगा, सिकुड़ हुआ तो एक मूवमेंट होता है अंदर, ठीक है। तो जब मूवमेंट होता है तो बच्चों को जल्दी बाहर निकालने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो नेचुरल तरीके से जब ऑक्सीटोसिन शरीर में जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद
जो उसमें कलेक्शन होता है ब्लड का वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और रक्त के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम की दीवारें जो छोटे छोटे पार्ट में वो भी निकलना शुरू हो जाती हैं, जो मैंने बताया था अभी, ठीक है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर होता है कम होने के कारण, ठीक है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, उसको FSH मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए एक तरीके से मैसेज देता है या उसको अग्रसर करता है, ठीक है। और इसके बाद मासिक धर्म की दूसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जिसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर प्रफली अवस्था, ठीक है। ये कब शुरू होती है? मासिक धर्म के 5वें दिन एंडोमेट्रियम बिल्कुल ठीक हो जाती है, ठीक है। 6वें दिन से लेकर 14वें दिन तक एंडोमेट्रियम में होने वाले सभी परिवर्तन प्रफली प्रावस्था के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। मतलब ये 6 दिन से लेकर 14वें दिन तक उसमें जितने परिवर्तन होते हैं पूरी तरीके से ठीक ठाक हो जाते हैं। और इस प्रावस्था में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करता है, सीक्रेट करता है, जिससे जो ये ओवरीज होती है, ओवरीज में, ठीक है, फॉलिकल इसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, या एक तरीके से जो ओवरी होती है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, ठीक है। और उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, ठीक है। जब एस्ट्रोजन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है यूट्रस की, ठीक है, वो धीरे धीरे अधिक मोटाई तथा एक तरीके से उसमें ब्लड वेसल्स वापस से बन जाती हैं। और जब रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा, ब्लड में एस्ट्रोजन की मात्रा उस लेवल तक पहुंच जाती है कि मतलब तब जाकर FSH का या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अधिक सीक्रेशन रुक जाता है, ठीक है। लेकिन जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव मतलब सीक्रेशन स्टार्ट कर देती है, जो कि 14वें दिन डिम्बोत्सर्जन होता है, मतलब कि ओवरीज में से ओवम निकलता है। और इसके साथ ही यह अवस्था समाप्त हो जाती है। मतलब समझ में आ गया कि 14 जैसे ही मासिक चक्र स्टार्ट हुआ या मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई, ठीक है, और जैसे ही ख़त्म होती है तो फिर 5 से वही 14 दिन तक वो बनती है। और वो लास्ट फेज़ तक आते आते ओवम का फॉर्मेशन होता है। जब ओवम होता है तो आगे जाके बताते हैं, ओवम ही स्पर्म से जब मिलता है तब जाके एक जाइगोट बनता है या भ्रूण बनता है, ठीक है, तब जाके एक नई सेल्स का निर्माण होता है या नई एक लाइफ का निर्माण होता है, ठीक है। जो थर्ड होती है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ओवुलेशन होने के बाद जो हमारी ओवरी ग्लैंड होती है वो फॉलिकल को आंतरिक करने वाली कोशिकाएं या LH के प्रभाव से कॉर्पस ल्यूटम में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उत्पन्न होता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम का विकास पूर्ण होता है तथा ग्लाइकोजन एवं अन्य एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जिससे क्या होता है, निषेचित डिंब का पोषण होता है, ठीक है। जो उससे एक तरीके से ओवरीज है उस ओवरीज का एक तरीके से वापस से दोबारा से हेल्दी किया जाता है, क्योंकि वो अंडे को निकालती है। अंडा जब निकलता है थोड़ा सा वीक हो जाती है, उसके बाद से उसको फिर वापस से एक तरीके से एनर्जी मिलनी चाहिए ताकि वो हेल्दी हो जाए, ठीक है। यदि जो ओवम निकला है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो वहाँ से निकला है जो अंडा निकला है या ओवम निकला है वो उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर वो निश्चित या फर्टिलाइज नहीं होता, मान लीजिए उसको स्पर्म नहीं मिला है, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो जिससे क्या होता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन रुक जाता है और इसके अभाव से जो कॉर्पस ल्यूटिनम होता है वो नष्ट होने लगता है तथा एंडोमेट्रियम की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से वापस से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज क्या है कि बताया था मैंने, एक होता है आपका मेनार्की, दूसरा होता है मेनोपॉज, ठीक है। तो मेनोपॉज होता है ये 45 से 55 वर्ष तक की उम्र में कभी भी हो सकता है, लेकिन तब धीरे धीरे ये स्थायी रूप से जो मासिक चक्र होता है वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, और इसे ही मेनोपॉज बोलते हैं। इसका मुख्य कारण होता है अंडाशय के द्वारा जो हमारी ओवरीज है ना फीमेल की, उनके ओवरीज के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH तथा ओवुलेशन के प्रति निष्क्रियता होना होता है,
ठीक है, ओवुलेशन नहीं हो पाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से मेनोपॉज नहीं वो हो जाता है और जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे कि स्तन का सिकुड़ना, जो ब्रेस्ट हैं वो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, पहले से कम हो जाएंगे, उनका फैट भी कम हो जाएगा। देन सेकेंड में क्या होता है, जननांगों व बगल के बालों का धीरे धीरे कम होना, उसमें भी धीरे धीरे चले जाते हैं। शरीर के गुप्तांग स्तनों पर फैट का कम होना, ठीक है, जो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो उसमें भी धीरे धीरे फैट का जमा होना कम हो जाता है और वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ है जननांगों का धीरे धीरे निष्क्रिय होना। ठीक है, जो मान लो जी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या, तो उसमें क्या आता है, उनका पूरी तरीके से फुल फंक्शन ना होना, धीरे धीरे उनका निष्क्रिय होना है। ठीक है, कुछ उसमें फिर क्या होगा, कुछ मानसिक चिड़चिड़ापन व व्यवहार में परिवर्तन। जब मेनोपॉज होता है तो कुछ मानसिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आते हैं। प्लस छठवां है रात्रि के समय अत्यधिक स्वेटिंग होनी, पसीना आना और बोन्स हमारी कमज़ोर हो जाती हैं फीमेल्स की। ठीक है, ये होता है मेनोपॉज में। अब मेमरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, जिनको ब्रेस्ट बोलते हैं, उसमें भी ये क्या करता है, स्तन मादा जननांग का एक सहायक उपयोगी अंग होता है। ये नर में अवशेषी तथा क्रियाहीन रूप में उपस्थित होते हैं। मेल में होते तो हैं बट वो क्रियाहीन तथा जो एक तरीके से फीमेल का फंक्शन होता है वो मेल में नहीं होता है। उपस्थित तो होते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं, बट यौनावस्था से पहले स्तर अपरिपक्व तथा छोटे होते हैं। ठीक है, और जैसे ही किशोरावस्था यौनावस्था प्रारंभ होती है उसके बाद ये परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से बन जाते हैं और इसमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव के कारण इसमें आकार में वृद्धि करते हैं। ठीक है, शिशु जन्म के पश्चात एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, प्रोलैक्टिन तथा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, जो कि स्तन ग्रंथियों में से शिशु के जब चूसता है ना बच्चा दूध को बाहर पीने के लिए, तो जब वो चूसता है दूध, क्या नाम है, जो स्तन होते हैं उनमें से, तो वो मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तथा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों हार्मोन सीक्रेट करती हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, ये जो काम में आते हैं ये टर्म है मेन यही अपना जो आपके किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से जवाब देने में हेल्प करेंगे। ठीक है, देन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो इसमें भी स्तन संयुक्त स्रावित ग्रंथियां होती हैं, जो कि ग्रंथियां टिश्यूज़, फाइबर तथा फैट से मिलकर बनी होती हैं। और प्रत्येक एवरी जो ब्रेस्ट होता है, प्रत्येक स्तन 20 लोब से मिलकर बना होता है, जिसमें कई लोब होते हैं। ठीक है, कई उपखंडों में बटा होता है तथा प्रत्येक लोब्यूल अनेक एल्वेलाई के गुच्छे बनते हैं, जो कि एक छोटी नलिका में से खुलते हैं और ये नलिकाएं मिलकर एक बड़ी उत्सर्जी नलिका बनाते हैं, जिससे लैक्टिसिफेरस डक्ट बनाती है। और लैक्टिसिफेरस डक्ट एल्वेलाई से एक दूध को इकट्ठा कर एक बड़ी खोखली नाली में खुलती है, जिससे लैक्टिसिफेरस साइनस या एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, और यह टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ द मिल्क कहलाता है। और लैक्टिसिफेरस डक्ट्स जो होते हैं स्तन की सतह पर लैक्टिसिफेरस ट्यूबुल द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ये रिब्स हो गई हमारी, देन पेक्टोरलिस, ये मेजर मसल्स हो गई हैं। उसके बाद ये है लोब, छोटे छोटे लोब होते हैं ना, ये तो लोब ऑफ द मेमरी ग्लैंड कंटेनिंग एल्वेलाई। एल्वेलाई जैसे लंग्स में पाया जाता है उस टाइप की एल्वेलाई, मतलब होगा एक ऐसा अंदर खोखला पार्ट जिसमें कि कुछ चीज़ें भरी हों। ठीक है, वो एक तरीके से एल्वेलाई होंगी। अब ये एरियोला हो गया है, ठीक है, ये निप्पल हो गया है, देन लैक्टिसिफेरस साइनस हो गया है, ठीक है, और लैक्टिसिफेरस डक्ट हो गई, जो छोटी छोटी नलिकाएँ हुई हैं जो ना। अब निप्पल होते हैं शंक्वाकार उभार होते हैं, जो कि स्तन के बीच में स्थित होते हैं और इसके चारों तरफ गहरी या डार्क पिगमेंटेड लेयर पाई जाती है, जिसे एरियोला बोलते हैं। ठीक है, एरियोला बोलते हैं। और एरियोला की सतह पर, उसकी मतलब बेस पर अनेक स्वीट ग्लैंड या मेंटोगोमेरी ट्यूबिकल्स बोलते हैं। ठीक है,
उपस्थित होती हैं जो कि दूध के श्रावण के दौरान निप्पल को चिकना बनाए रखती हैं। ठीक है। अब स्तन के जो कार्य होते हैं, फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, इससे क्या होता है, स्रावित दुग्ध नवजात शिशु को पोषण प्रदान करता है, जिसमें इस दूध में प्रोटीन, वसा, फैट, कैल्शियम जैसे कई इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि शिशु के विकास में वृद्धि करते में हेल्प करते हैं तथा उनके प्रतिरोधक क्षमता का भी बढ़ाते हैं, उसका भी काम करते हैं। तथा एक फंक्शन और होता है कि स्तन कामोत्तेजना को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, ये होता है फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में।